लॉ जनरली दो बड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी हों जैसे मर्डर, थेफ्ट, चीटिंग। सिविल लॉ जो डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स हों जैसे दो लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स या प्रॉपर्टी फाइट्स। इसी में टॉर्ट्स भी आते हैं। समझो, जैसे कोई एक सर्कल है सिविल लॉ का, उसमें अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स थी, कुछ डिस्प्यूट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्प्यूट का नाम दे दिया और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया, और कुछ को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बता दिया और प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्ट्स में डाल दिया। और कुछ आज भी अनकोडिफाइड सिविल रॉन्ग्स हैं जो सिविल लॉ में आते हैं, और वो सिविल लॉ के सर्कल में भी आते हुए कॉन्ट्रैक्ट से अलग होते हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिविल लॉ में आता है, पर उसको एक रूप दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्प्यूट्स का, तो इसीलिए वो टोर्ट से अलग हो जाते हैं। अब समझते हैं टोर्ट वर्ड का मतलब। एक्चुअली टोर्ट एक लैटिन वर्ड टोटम से आया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रुक्ड, मतलब जो सीधा ना हो, ट्विस्टेड हो। और इंग्लिश में इसके लिए एक इक्विवेलेंट टर्म है रॉन्ग। अब लॉ ऑफ टोर्ट्स का मीनिंग देखते हैं सिंपल वर्ड्स में। लॉ ऑफ टोर्ट्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ सिविल लॉ है जो डील करती है रॉन्गफुल एक्ट्स या ओमिशन से, जिससे किसी के लीगल राइट का वोलेशन हो जाए और लॉ उसे कंपनसेशन का राइट देता है। जैसा कि फेमस जूरिस्ट सेलमंड मेंशन करते हैं, अ टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब टोर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो आपको पहले ही समझा दिया मैंने। और इसके लिए जो रेमेडी अराइज होगी वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की होगी, मतलब कि वो प्री डिटरमाइंड नहीं होगी। वो कोर्ट्स जनरली डिसाइड करेंगी कि आपको कंपनसेशन कितनी मिलनी चाहिए आपके लीगल राइट वोलेशन के लिए। अब चलते हैं इसके एसेंशियल्स पर। अगर लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर टोर्ट कोई हमारे साथ कमिट करे, कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ टोर्ट हुआ है, हम लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर जा सकते हैं? उसके लिए 3 एसेंशियल्स प्रेजेंट होने चाहिए। पहला कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हुआ होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट यानी कि कुछ गलत एक्ट आपके अगेंस्ट हुई होनी चाहिए, या ओमिशन जो करना जरूरी था वो आपके प्रति आपके अगेंस्ट नहीं किया गया, ओमिट किया गया। इसके बाद सेकंड एसेंशियल लीगल डैमेज, जो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हुआ है उससे आपको लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज होना चाहिए यानी आपका लीगल राइट वोलेशन होना ही चाहिए, चाहे एक्चुअल लॉस ना हुआ हो। एक्चुअल लॉस यानी कि कोई फिजिकल लॉस ना हुआ हो, कोई फाइनेंशियल लॉस ना हुआ हो, इट डजंट मैटर। अगर आपका लीगल राइट वायलेट हो गया तो ये ही सफिशिएंट होगा। ये बेस्ड है इंजूरिया साइन डैमनो के प्रिंसिपल के अंडर। इसमें क्या होता है, इंजूरिया यहाँ पे लीगल राइट वोलेशन, लीगल डैमेज को, साइन मींस विदाउट, डैमनो मींस डैमेजेस। डैमेजेस यहाँ पे बताता है एक्चुअल लॉस को, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस या बॉडीली इंजरी। कंबाइनली इसका मतलब हुआ लीगल डैमेज हुआ आपको विदाउट एक्चुअल डैमेज, और यही लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सफिशिएंट होता है। यही इंटरेस्टिंग चीज है, यही समझने वाली चीज है कि आपको कोई बॉडीली लॉस नहीं हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, जस्ट आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ और आप कोर्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर केस कर सकते हो इस प्रिंसिपल के अंडर। जैसे कि हमारे पास केस लॉ भी है एशबे वर्सेस वाइट का। इसमें जो पर्सन वोट देने जा रहा था उसको वोट देने के लिए रोक दिया गया और वो वोट नहीं डाल पाया, जिससे उसको कोई फाइनेंशियल लॉस या बॉडीली इंजरी तो हुई नहीं, बॉडीली लॉस तो हुआ ही नहीं, बस उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया, उसको वोट नहीं डालने दी गई जो उसका लीगल राइट था। यही बेस बन गया है, यही सफिशिएंट हो गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। अब जो तीसरा एसेंशियल हमें चाहिए होगा वो होगा लीगल रेमेडी, विच मीन्स कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हो गया जिससे कि आपका लीगल राइट भी इन्फ्रिंज हो गया, और उससे राइज क्या हुआ, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का आपका राइट, जो कि प्री डिटरमाइंड डैमेजेस नहीं थे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा या कॉन्ट्रैक्ट में ये किया गया प्रॉमिस टूटा तो आप मुझे इतनी कंपनसेशन दोगे एक्सेट्रा।
तो वो ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो जो अनलिक्विडेटेड हो, प्री डिटरमाइंड ना हो, जिसको डिटरमाइन जनरली कोर्ट करेगा कि आपको कितनी कंपनसेशन इस एक्ट के लिए, इस लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए जो आपका हुआ उसके लिए दी जानी चाहिए। ये बेस्ड है ओबी जस इबी रेमेडियम के प्रिंसिपल के ऊपर, जो टोर्ट लॉ का एक तरह से बेसिक भी है कि जहां जहां पे किसी का राइट राइज करेगा वहां वहां पे कोई ना कोई उसकी रेमेडी भी होगी। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, और टोर्ट लॉ में ये रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की ही होगी, जो फेमस जूरिस्ट सेलमंड की डेफिनेशन से भी क्लियर होता है। तो हमने देखा कि सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी सिविल लॉ के अंडर ही आता है, पर टोर्ट से अलग है। फिर हमने देखा कि टोर्ट एक लैटिन टर्म टोर्टम से आया है। फिर हमने देखा टोर्ट का मीनिंग क्या होता है कि ये एक सिविल रॉन्ग ही है, पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये डेफिनेशन में डालना ही पड़ेगा कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, सिविल रॉन्ग होते हुए भी। वो भी सिविल रॉन्ग है, ये भी सिविल रॉन्ग है, पर ये एक दूसरे से अलग है। और टोर्ट के लिए हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की रेमेडी होगी जनरली। फिर हमने इसके कुछ एसेंशियल्स देखे कि अगर कोई टोर्ट कमिट करेगा तो उसमें 3 एसेंशियल्स होंगे। कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन करेगा जिससे किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज होगा और उससे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की रेमेडी राइज करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल डिफेंसेस। इस टॉपिक से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो कोशिश कीजिएगा लॉ ऑफ टोर्ट्स के मीनिंग को समझने के बाद इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब जब हमने लॉ ऑफ टोर्ट्स का मीनिंग जान लिया है और उसके एसेंशियल भी जान लिए हैं, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट ये एसेंशियल्स प्रूफ कर दिए तो कोर्ट मानेगी कि आपने टोर्ट कमिट किया है। पर कुछ डिफेंसेस हैं जो जनरल डिफेंसेस कहलाते हैं लॉ ऑफ टोर्ट्स में, वो रिकॉग्नाइज किए हुए हैं एज एन डिफेंसेस कि अगर आपसे कोई टोर्ट कमिट हुआ है उन डिफेंसेस में किसी एक में, तो आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे। सबसे पहले जो आपके अगेंस्ट केस करेगा वो होगा प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट टोर्ट का केस फाइल होगा वो होगा डिफेंडेंट। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब प्लेंटिफ स्यू करता है किसी को, किसी के अगेंस्ट केस फाइल करता है, तो डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है डिफेंसेस को प्लीड करके, डिफेंसेस को बता के कि मेरा जो एक्ट था वो इन डिफेंसेस में फॉल कर रहा है या इस पर्टिकुलर डिफेंस में फॉल कर रहा है, तो मैं अपने इस टोर्ट के लिए लायबल नहीं हूं। क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखोगे एक्ट ऑफ गॉड, इसको हम आगे आगे समझेंगे, पर फॉर एग्जांपल लीजिए कि एक्ट ऑफ गॉड के अंडर आपसे कोई टोर्ट हो गया, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, इसीलिए आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे। तो लॉ ऑफ टोर्ट्स में जनरल डिफेंसेस में हमारे पास एक वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया होता है, एक प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर होता है, एक मिस्टेक होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है, इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है, एक नेसेसिटी होता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है, और एक प्राइवेट डिफेंस होता है। इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, इंजरी सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब अगर कोई पर्सन खुद ही कंसेंट दे कि ये इंजरी को मैं सफर करूंगा, तो वो आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। अगर वो आपके अगेंस्ट केस लेकर आए तो आप इस डिफेंस को प्लीड कर सकते हैं कि इसने मुझे कंसेंट दिया था, और ये मेरा डिफेंस है कि वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया के प्रिंसिपल के अंडर मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि इंजरी सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। तो ऐसे वर्क करते हैं ये डिफेंसेस। अब यहाँ पे कंसेंट पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। कंसेंट दो तरह से दिए जा सकते हैं जनरली। एक एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस टर्म सिंपल है कि किसी ने आपको एक्सप्रेसली कंसेंट दे दिया, जैसे कि इन रिटर्न दे दिया, ओरली दे दिया, मतलब एक्सप्रेस करके दे दिया पूरा, ये तो सिंपल है। दूसरा है इम्प्लाइड कंसेंट। कई बार क्या होता है, हम इम्प्लाइडली कंसेंट दे देते हैं, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली ही हमारा कंसेंट अप्लाई हो जाता है।
इसको समझने के लिए एक फेमस केस लॉ है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन रेस देखने के लिए जाता है, तो वो एज अ स्पेक्टेटर बैठ जाता है देखने के लिए रेस। पर होता क्या है, जब दो कार्स उसके पास से निकलती हैं तो वो टकरा के ऐसा कोलिजन होता है कि कुछ जो उसके पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी आकर गिर जाते हैं। तो वो केस लेके आता है उनके खिलाफ कि मुझे तो इंजरी हो गई, अब इसकी कंपनसेशन तो मुझे चाहिए। तो वहां पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे आपका इम्प्लाइड कंसेंट था। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे एक रीजनेबल पर्सन देख सकता है कि अगर मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ तो वहां पे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो जो सिचुएशंस ऐसी हों जहां पर रीजनेबल मैन ये अंदाजा लगा सकता है कि अगर मैं यहाँ गया तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे क्रिकेट का मैच देखने जाओ तो जब बॉल वगैरह ऑडियंस की तरफ आती है तो लग सकती है ये जो आम पर्सन है इतनी तो उसको एप्रीहेंशन होती है। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। ऐसी जगहों पर हमने एक्सप्रेसली अपना कंसेंट नहीं दिया था कि हम जा रहे हैं तो कुछ भी नुकसान होगा तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है, इसका मैं कंसेंट देता हूँ। पर ऐसी सिचुएशंस में एक रीजनेबल पर्सन एज्यूम कर सकता है कि मुझे वहां पर कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। अगर वो फिर भी जाता है तो वहां पे उसका इम्प्लाइड कंसेंट माना जाएगा कि ये अपने ऑन रिस्क पर गया है। तो जब भी कंसेंट यहाँ पे होगा तो दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। बस आपको ध्यान रखना है ये जो कंसेंट है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अब दूसरा कि फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, और तीसरा जिस एक्ट के लिए कंसेंट दिया गया है वो ही होना चाहिए। पहले से शुरू करते हैं कि कंपल्शन ना हो। कई बारी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के यहाँ जॉब कर रहा है तो उसका अगर जो बॉस होगा या ओनर होगा वो उससे कुछ ऐसा काम करने के लिए कहता है जो वो नहीं करना चाहता। उसको पता है कि कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा और उसको डर है अगर मैंने नहीं किया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये अंडर कंपल्शन है। अगर आप प्लीड करोगे कि इसने मुझे कंसेंट दिया था, अगर वो अंडर कंपल्शन उसने प्लीड कर दिया आगे से और प्रूफ भी कर दिया, इन रियलिटी वो निकला कि हाँ अंडर कंपल्शन ही था, तो ये आपका डिफेंस फेल हो जाएगा। दूसरा बाय फ्रॉड। तीसरा ध्यान से समझिए कि जिस एक्ट के लिए कहा था वो ही होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल आप ये लीजिए कि जब सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं तब हॉस्पिटल आपसे साइन करवा लेता है कि ये जो कंसर्न्ड ऑपरेशन है इसमें ये आप अपने ऑन रिस्क पर करवा रहे हैं। तो कंसर्न्ड ऑपरेशन के लिए आपने कंसेंट दिया, अंदर डॉक्टर कुछ और ही ऑपरेशन कर दे और आपको कुछ इंजरी कोज हो जाए, तो आप प्लीड कर सकते हो कि मेरा कंसेंट तो किसी और एक्ट के लिए था पर हुआ कुछ और। तो सामने वाले का डिफेंस फेल हो जाएगा कि इसने मुझे कंसेंट दिया था और मेरे से ऑपरेशन हुआ तो इसकी इंजरी हुई, इसने मुझे कंसेंट दिया था कि हो जाए इंजरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो कंसर्न्ड ऑपरेशन था मैंने उसके लिए दिया था पर आपने कुछ और ही कर दिया। तो जब भी कंसेंट हो, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिस एक्ट के लिए दिया है वही होनी चाहिए और कंसेंट पूरा फ्री होना चाहिए। कोई उसके ऊपर कंपल्शन ना हो, कोई आप उसके साथ फ्रॉड ना कर रहे हो, फ्रॉड से आपने उससे कंसेंट ना लिया हो। अब कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशंस है जहां पर ये प्रिंसिपल वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया का अप्लाई होता ही नहीं है, चाहे प्योर कंसेंट हो। वो पहला केस है रेस्क्यू केस। यहाँ पर भी एक फेमस केस है हेन्स वर्सेस हार्वर्ड, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। यहाँ पर हेल्ड किया गया था कि रेस्क्यू केसेस में वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ये रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं, मान लो आपकी किसी गलती से 2-3 घोड़े जो थे वो खुल गए और वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां से कोई गार्ड या पुलिस ऑफिसर आया, वो आपको बचाने लग गया और बचाने के वक्त उसको कुछ इंजरीज आ गई उन घोड़ों से, तो उसने आपके अगेंस्ट केस किया कि इसकी वजह से मुझे इंजरीज हुई हैं। तो आप क्या करोगे, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल प्लीड करोगे कि इसका खुद का कंसेंट था, ये खुद आया था मेरी हेल्प करने। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने कह रखा है कि वो आपके लिए ही आया था, अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो वो आता ही नहीं। यहाँ पर कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो रेस्क्यू केसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। दूसरा,
जहां पर आपकी लीगल ड्यूटी थी। मान लो आपको लीगल ड्यूटी लगाकर किसी की केयर करने के लिए रखा गया है और उसने आपको कंसेंट दे दिया कि तुम मेरी केयर मत करो, फिर आपने नहीं की और उसको कुछ इंजरीज हो गई, तो यहाँ पर भी आपका कंसेंट का ये प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी थी, आपको केयर करनी ही चाहिए थी, वहां पर भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्स में मोस्टली आता ही आता है। अब प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, सबसे पहले समझो ये एक स्ट्रिक्ट सेंस में डिफेंस नहीं है। कैसे? मान लो आपका गार्डन है और वहां पर एक ट्रेसपासर एंटर कर जाए और वहां पे आपने उसके ऊपर स्टोन्स फेंकने शुरू कर दिए, तो कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद ही रॉन्ग डूअर था, मैंने इसके ऊपर स्टोन्स इसीलिए फेंके। तो आप ये नहीं कह सकते कि यही रॉन्ग डूअर था, इसने ट्रेसपास किया, ये मेरी परमिशन के बगैर मेरे गार्डन में आया, इसीलिए मैंने इसको स्टोन्स मारे। अगर आपकी तरफ से किसी को नुकसान पहुंचे और उसमें उसकी भी गलती थी, तो यहाँ पे शब्द आया भी, तो उससे ये आपका एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं बनेगा कि ये रॉन्ग डूअर था इसीलिए मेरी वजह से इसको नुकसान हुआ। अब इसका डिफेंस कैसे लिया जा सकता है? जैसे मान लो एक ब्रिज आपके कंट्रोल में है और वहां पर आपने लिख के एज अ वार्निंग लगा रखा है कि इतने वेट से ज्यादा लोडेड ट्रक यहाँ से ना निकले, पर एक ट्रक फिर भी वहां से निकलता है और वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। वो आपकी तरफ से पूरा मेंटेन्ड ब्रिज था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी और आपने लिख के वार्निंग भी लगा रखी थी कि इससे ज्यादा लोडेड यहाँ से ना निकले, पर फिर भी निकली, तो वो आपके अगेंस्ट केस लेके आया कि इसकी वजह से मेरा ट्रक गिर गया, ब्रिज इसके कंट्रोल में था, इसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी थी और देखो ब्रिज कोलैप्स कर गया, तो अब ये मुझे कंपनसेशन देगा। तो अब आप कह सकते हो जब रियल कॉज ऑफ हार्म जो हुई हो वो पर्सन खुद हो जिसको हुई है, जिसको हार्म हुई है उसका कारण वो खुद था, रियल कॉज ऑफ हार्म वो खुद था, तब आप अपनी लायबिलिटी से बचोगे, तब ये एज अ डिफेंस चलेगा। सिर्फ इतने से नहीं कि उसमें उसकी भी कुछ गलती थी, वो खुद एक रॉन्ग डूअर था, वो एक चोर था, वो एक ट्रेसपासर था, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो नहीं चलेगी, तो एज अ डिफेंस ये नहीं चलेगा। ये एक्सप्लेन करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि लॉ में वर्ड्स पर ही सारी चीज डिपेंड करती है। यहाँ पे मेन वर्ड्स हैं कि रियल कॉज ऑफ हिज हार्म खुद प्लेंटिफ होना चाहिए, तभी डिफेंडेंट इस डिफेंस को प्लीड कर पाएगा और उसका ये डिफेंस गुड डिफेंस माना जाएगा। अगला डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये एक अच्छा डिफेंस माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी रीजनेबल केयर लेने के बाद भी इन स्पाइट ऑफ टेकिंग रीजनेबल केयर एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी जो अनफोर्सिएबल थी, मतलब जो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी और अवॉइड भी नहीं की जा सकती थी, वो अगर आपकी वजह से किसी को हो गई, तो आप ये डिफेंस प्लीड कर सकते हो कि ये जो इंजरी उसको हुई है ये इनएविटेबल एक्सीडेंट से हुई है, मैंने अपनी तरफ से पूरी केयर ली थी जितनी भी रीजनेबल होनी चाहिए थी, और जो हुआ है वो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, उसको देखा नहीं जा सकता था, वो अनफोर्सिएबल था। एक रीजनेबल आम व्यक्ति उसको नहीं फोर्सिएबल कर सकता था, अनफोर्सिएबल थी। इसको अच्छे से समझने के लिए दो केस लॉज हैं। पहला होल्म्स वर्सेस मैथर। इसमें एक पर्सन के हॉर्सेस थे और उसके हॉर्सेस चलाए जा रहे थे उसके सर्वेंट के द्वारा एक पब्लिक हाईवे पर। वहां पर कुछ डॉग्स होते हैं और उन हॉर्सेस के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, तो वो घोड़े अनमैनेजेबल हो जाते हैं। अब जो सर्वेंट था जो चला रहा था हॉर्सेस, उसने अपनी पूरी केयर ली हुई थी, वो घोड़े ही कुछ ऐसे अनमैनेजेबल हो गए कि उसने फिर भी पूरी कोशिश की, फिर भी वो मैनेज नहीं हो पाए, जिससे कि एक पर्सन को नुकसान हो गया। उस पर्सन ने उसके ऊपर केस किया, तो इस केस में बताया गया ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, ये अनएक्सपेक्टेड था और पूरी रीजनेबल केयर भी ली गई थी। दूसरा केस देखिए, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। इस केस में दो स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट मिलने पर जिस जीप में वो बैठकर जा रहे होते हैं उसके व्हील्स में कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे कि जीप टॉपल कर जाती है, पलट जाती है काफी, और जिन्होंने लिफ्ट मांगी थी उनको काफी इंजरीज आ जाती हैं और उनमें से एक की डेथ भी हो जाती है। तो इस केस के फैक्ट्स और प्रूफ से कोर्ट ने ये कहा कि ये एक अनफोर्सिएबल अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग थी, जबकि जीप वाले ने पूरी रीजनेबल केयर ली थी।
तो इनएविटेबल एक्सीडेंट से हम क्या समझे कि इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी किसी को हो जाए तो आप इसको एज एन डिफेंस यूज कर सकते हैं। ये एक गुड डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस, रीजनेबल फोर्स यूज करना टू प्रोटेक्ट वंस ओन बॉडी और प्रॉपर्टी, या किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी। जितनी फोर्स जरूरी है उतनी ही यूज करना अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी या किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। एक्सेसिव यूज नहीं करनी है। ये आप केस लॉ से समझिए। केस है बर्ड वर्सेस होलब्रूक। इस केस में एक ट्रेसपासर होता है, वो गार्डन में चला जाता है। जिसका वो गार्डन होता है वहां पे उसने नोटिस भी नहीं लगाया होता और स्प्रिंग गन्स लगाई होती हैं। तो वो ट्रेसपासर को वहां पर स्प्रिंग गन से इंजरी हो जाती है, तो वो ट्रेसपासर उसके अगेंस्ट केस करता है। तो कोर्ट कहती है ये एक्सेसिव फोर्स का यूज किया जा रहा है, स्प्रिंग गन्स की नीड नहीं है। तो ऐसे ही अगर एक्सेसिव फोर्स यूज होती है तो वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। यहाँ पर जिसके अगेंस्ट केस हुआ था उसने प्राइवेट डिफेंस को प्लीड किया और कहा ये एज अ डिफेंस चलेगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक्सेसिव फोर्स प्राइवेट डिफेंस में नहीं चलेगी। जितनी फोर्स जिस एक्ट के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए वो ही प्राइवेट डिफेंस में आएगी। अगर कोई किसी को लाठी से मारे तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको सीधा ही गोली नहीं मार सकते। इसलिए प्राइवेट डिफेंस को एग्जाम में लिखते वक्त अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि प्राइवेट डिफेंस में रीजनेबल फोर्स ही कंसीडर की जाती है अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, या किसी की बॉडी या किसी की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के लिए। वर्ड्स का ध्यान रखना कि रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए। एक्ट ऑफ गॉड ध्यान से समझिएगा। जनरली लोगों को लगता है कि जब नेचुरल फोर्सेस से कुछ नुकसान हो जाए तो उसको हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, पर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। इसके मीनिंग को अच्छी तरह से जानते हैं। नेचुरल फोर्सेस की वर्किंग से अगर किसी को इंजरी कोज हो जाए तो आप कह सकते हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये तो नेचुरल फोर्सेस से हुआ है। पर यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस एक्सेसिव होनी चाहिए, क्योंकि आम तरह की बारिश तो आती रहती है। अब है तो वो भी एक्ट ऑफ गॉड ही, अब है तो वो भी नेचुरल फोर्स का हिस्सा ही, पर वो यहाँ पे एज अ डिफेंस नहीं माना जाएगा। वो फोर्स एक्सेसिव होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मेन लाइन क्या क्रिएट हुई कि अगर कोई इंजरी नेचुरल फोर्सेस के वर्किंग से हुई हो और वो नेचुरल फोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो एक्ट ऑफ गॉड एज अ डिफेंस माना जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए एक केस लॉ है, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। इसमें डिफेंडेंट ने आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई थी और एक बार इतनी बारिश आ गई कि इसकी लेक से पानी प्लेंटिफ के 4 ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि तब जो बारिश आई थी वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। अगर नॉर्मल आई होती तो डिफेंडेंट लाइबल होता अपनी केयरलेसनेस के लिए कि आपने अपनी लेक्स की अच्छे से मेंटेनेंस नहीं की होगी कि एक नॉर्मल सी बारिश भी नहीं सह पाया। पर यहाँ पर थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल, तो इस केस में इस डिफेंस को मान लिया गया। ये एक्ट ऑफ गॉड को टोर्ट लॉ के सबसे फेमस केस लॉ जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर आता है, राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, उसमें भी रिकॉग्नाइज किया गया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए उस केस में एक ऐसी सिचुएशन बताई थी कि वहां पर आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी, और उसमें भी एक्ट ऑफ गॉड को एक्सेप्शन रखा गया था कि अगर ऐसा हुआ, एक्ट ऑफ गॉड में आपका एक्ट आ गया, आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो और वो एक्ट ऑफ गॉड में आ गया तो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी बच जाओगे। तो एक्ट ऑफ गॉड को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस में भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज अ डिफेंस। मतलब एक्ट ऑफ गॉड भी एक अच्छा डिफेंस है। इसको अच्छे से याद रखना कि नेचुरल फोर्सेस होंगी वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर उससे किसी का नुकसान हुआ हो तो आप इसको एज अ डिफेंस प्लीड कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अपने आंसर में मेंशन करना। नेसेसिटी, कॉजिंग इंजरी इंटेंशनली बट टू अवॉइड ग्रेटर इंजरी। आप किसी को इंटेंशनली इंजरी कोज करते हैं, क्यों?
क्योंकि आप किसी ग्रेटर इंजरी को बचाना चाह रहे हैं, किसी बड़े नुकसान से बचाना चाह रहे हैं। केस लॉ से समझते हैं। ले वर्सेस ग्लैडस्टोन। इसमें एक प्रिजनर था और वो हंगर स्ट्राइक पर था। हंगर स्ट्राइक के कारण उसकी डेथ ना हो जाए तो उसको फोर्सफुली खिलाया गया और इसमें कोर्ट ने कहा कि हंगर स्ट्राइक से उसको ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था, उससे बचाने के लिए उसको जबरदस्ती खिलाया गया, क्योंकि किसी के साथ फोर्सिबली कुछ करना तो गलत बात है। तो इसी तरह अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पर आपके किसी एक्ट से किसी को इंजरी हो जाए, पर वो एक्ट आपने इसलिए किया हो, किसी बड़े नुकसान को आप बचाना चाह रहे हो, तब वहां पर ये नेसेसिटी का डिफेंस अप्लाई होता है। अब है मिस्टेक। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों ही डिफेंस नहीं कंसीडर किए जाते। आपको कोई फैक्ट नहीं पता था, कुछ रियलिटी नहीं पता थी, या आपको लॉ नहीं पता था, तो आपसे कोई नुकसान हो गया, तो ये एज ए डिफेंस काम नहीं करेगा। मिस्टेक एक ऐसा डिफेंस है जो आप ऐसे समझो कि ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड होता है। जैसे आपकी तरफ से किसी के लिए प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस चला, तो एट द एंड ये पता लगा कि सामने वाला इनोसेंट है, तो ऐसे में आपकी तरफ ऑटोमेटिकली माना जाता है कि आपने गुड फेथ में ऑनेस्टी के साथ, पर आपका मिस्टेकन बिलीफ था। इसीलिए जब वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगा कि इसने जानबूझकर मुझे प्रोसिक्यूशन में डाला है, मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चलवाई हैं, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि इसका मिस्टेकन बिलीफ नहीं था, ये डिसऑनेस्टली कर रहा था और गुड फेथ में नहीं कर रहा था। तो मिस्टेक का डिफेंस ऐसा होता है। ना समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कोई लेजिस्लेशन या अथॉरिटी के द्वारा डायरेक्ट की गई एक्ट से आपको नुकसान हो जाए, और यहाँ पर दो तरह की होगी अथॉरिटी, एक होगी एब्सोल्यूट, एक होगी कंडीशनल। अगर वो एक्ट जिससे आपको नुकसान हुआ है वो एब्सोल्यूट द्वारा डायरेक्ट हुई है, तब ये प्योर डिफेंस होगा। मतलब अगर आप उस पर कोई एक्शन लोगे तो वो फेल हो जाएगा, आप उससे कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे कि मेरा नुकसान हुआ है उसको रिकवर करवाना है। अनलेस अगर उस स्टैट्यूट में पहले ही बताया गया था कि इससे अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसको हम इतना हर्जाना देंगे, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो ये प्योर डिफेंस है। ये थी एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अब दूसरी है कंडीशनल अथॉरिटी। कंडीशनल अथॉरिटी अगर किसी एक्ट की डायरेक्शन दे दे तो उस पर कंडीशन रहती है कि उस एक्ट को विदाउट न्यूसेंस करना है। न्यूसेंस को हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से, वो एक अलग से टॉपिक है, पर यहाँ पे आप इतना समझिए कि किसी को अनलॉफुल नुकसान ना हो जाए, कंडीशनल अथॉरिटी ये कहती है। इसको समझने के लिए कंडीशनल अथॉरिटी को एक केस लॉ भी है। केस लॉ है मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। इसमें एक स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल बनाने की परमिशन ली जाती है। वो हॉस्पिटल रेजिडेंशियल एरिया में बनाया जाता है, तो उससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, अनलॉफुल नुकसान हो रहे थे, लोगों को इंटरफेरेंस हो रही थी उससे। अब ऑब्वियस बात है, अगर स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में होगा तो लोगों को तो दिक्कत आएगी। तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया, जो आपको परमिशन या अथॉरिटी मिली थी वो कंडीशनल थी कि आपके एक्ट से न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, वो हो गया। तो इन्होंने जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस प्लीड किया वो कंडीशनल अथॉरिटी के अंडर फेल हो गया। तो ये है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, ये दो टॉपिक हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट में डिसाइड करते हैं कि आपका केस करना बनता है या नहीं बनता। ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर डिसाइड हो जाता है। कैसे, अब वो समझते हैं। पहला, इंजूरिया साइन डैमनम। यहाँ पर इंजूरिया का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, मतलब ऐसी इंजरी जो आपके लीगल राइट वायलेशन की हो। इंजरी जनरली हम समझते हैं कोई चोट लग गई, पर यहाँ पर इंजरी का मतलब है लीगल राइट का इन्फ्रिंज होना, वायलेशन होना। साइन का मतलब है विदाउट, डैमनम का मतलब है सब्सटेंशियल लॉस, जैसे कि हेल्थ का लॉस या कंफर्ट का लॉस या मनी का लॉस। तो इस पूरे इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या निकला, इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब लीगल राइट का वायलेशन होना, पर विदाउट किसी मनी के लॉस से या किसी कंफर्ट के लॉस से। कुल मिला के आपको ना मनी का लॉस हुआ ना किसी कंफर्ट का लॉस हुआ, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। मनी, कंफर्ट, ऐसा कोई नुकसान आपके साथ नहीं हुआ,
पर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया, तो इस प्रिंसिपल के अंडर टोर्ट लॉ में माना जाता है कि सिर्फ आपके लीगल राइट इन्फ्रिंज होने से आपका हक बनता है केस करने का, चाहे आपको मनी का कोई लॉस ना हुआ हो, कंफर्ट का लॉस ना हुआ हो, डजंट मैटर, बस आपके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो आपका केस करना बनता है। केस लॉस से समझते हैं। पहला, एशबे वर्सेस वाइट। इसमें एक वोटर वोट कास्ट करने जाता है और एक रिस्ट्रिक्टर उसको रोक लेता है, उसको वोट डालने के लिए नहीं जाने देता। जिस कैंडिडेट को उसने वोट डालनी होती है वो जीत भी जाता है। तो कोर्ट इसमें कहती है कि चाहे उसको किसी मनी का लॉस नहीं हुआ, किसी कंफर्ट का लॉस नहीं हुआ, यहाँ तक कि जिसको उसने वोट डालनी थी वो जीत भी गया तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, और यहाँ पर उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उसको वोट डालने का हक था जो उससे छीन लिया गया। तो सिर्फ आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होना ही आपको पावर देता है कि आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकते हो अंडर लॉ ऑफ टोर्ट्स, जिसने आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज किया हो। एक और केस लॉ से देखते हैं, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें भीम सिंह नाम के एमएलए अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली अटेंड करने जाते हैं, पर इनको भी किसी ऑफिशियल के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। तो रिस्ट्रिक्ट करने से इनको वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मनी का हुआ ना किसी चीज का हुआ, पर इनका लीगल राइट था कि वो वहां पर जाकर असेंबली अटेंड कर सकते थे। तो ऐसा लीगल राइट हो आपका, जैसे हमने टोर्ट की डेफिनेशन और मीनिंग में भी पढ़ा था कि लीगल राइट होना चाहिए, उसमें भी ये आप प्रिंसिपल ऐड कर सकते हो कि टोर्ट लॉ में सिर्फ इंजरी होना ही आपको हक देता है केस करने का, चाहे आपको किसी प्रकार का डैमेज ना हुआ हो, मनी का, कंफर्ट का, एक्सेट्रा, बस इंजरी हो गई, वो भी कैसी, लीगल राइट की। अगला प्रिंसिपल है डैमनम साइन इंजूरिया। अब पूरा उल्टा प्रिंसिपल आ गया कि डैमनम, डैमेज हुआ आपको कंफर्ट का, मनी का, एक्सेट्रा, साइन विदाउट इंजरी के, इंजूरिया मतलब विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, आपका कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा गया, बस आपको लॉस हो गया उस व्यक्ति से, सामने वाले से। इसको समझने के लिए एक फेमस और इंटरेस्टिंग केस लो है, ग्लूकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या हुआ, एक स्कूल काफी टाइम से चल रहा था, उसके पास में ही एक और स्कूल खुल जाता है, तो उसके खुलने से जो पुराना स्कूल था उसके बच्चे कम होते गए और नए वाले में बच्चे ज्यादा हो गए, तो पुराने वाले को लॉस होने लग गया, इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, क्योंकि उसके पास अब बच्चे कम आ रहे थे कंपटीशन के कारण। तो ये वाले स्कूल ने केस किया। तो इस केस में बताया, जिसका नाम ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल केस है, यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि देखो स्कूल खोलना सभी का लीगल राइट है, जो कंडीशंस को फुलफिल करेगा, जो कंसर्न कंडीशंस होंगी, वो स्कूल खोल सकता है। तो दोनों में से किसी का भी लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ नहीं। एक स्कूल के पास दूसरा स्कूल खुल जाना तो पुराने स्कूल का कोई लीगल राइट थोड़ी ना इन्फ्रिंज हुआ, सभी का राइट है, कहीं पे भी कुछ भी खोल सकते हैं लॉ को फॉलो करते हुए। तो इस केस में देखा गया कि लीगल राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हुआ नए स्कूल खुलने से पुराने वाले स्कूल का, पर उसको डैमेज हो गया, जैसे उस स्कूल में बच्चे कम आने लग गए, नए वाले स्कूल में ज्यादा जाने लग गए। तो कोर्ट ने कहा विदाउट लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट के अगर किसी को डैमेज हो तो ये कोई ग्राउंड नहीं है केस करने का अंडर लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो इस प्रिंसिपल से हम ये समझे कि अगर कोई डैमेज हो मनी या कंफर्ट का, पर हमारा कोई लीगल राइट ना इन्फ्रिंज हुआ हो, तो हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट केस कर पाए, क्योंकि लॉ ऑफ टोर्ट्स तो बात ही लीगल राइट की करता है। आपने डेफिनेशन और मीनिंग अगर देखा होगा लॉ ऑफ टोर्ट्स का, तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि इसमें लीगल राइट इन्फ्रिंज होना ही जरूरी है। तो ये दो टॉपिक है, ये अलग से भी कभी पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम्स में, और आप ये अपने लॉ ऑफ टोर्ट्स के मीनिंग या डेफिनेशंस वाले आंसर में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या होता है, ड्यूटी ऑफ केयर थी, उसने उसका ब्रीच कर दिया, मतलब उसने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं निभाई, उसको जो केयर लेनी चाहिए थी वो उसने नहीं ली, और उससे क्या हुआ, किसी को इंजरी हो गई, तो उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस, मतलब उसने नेग्लिजेंटली किया, ड्यू केयर नहीं ली थी जिससे कि इंजरी हो गई। जैसे आप एक केस से समझिए, डोनोग वर्सेस स्टीवनसन। इसमें जब प्लेंटिफ अपनी एक गिंगर बियर की बोतल को खोलती है, प्लेंटिफ की गिंगर बियर की बोतल में से डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेल निकल आती है। तो इस केस में बताया गया कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की तरफ से नेग्लिजेंस थी। मैन्युफैक्चरिंग के वक्त एक ड्यू केयर लेनी होती है कि बोतल में कुछ गलत ना चला जाए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को लाइबल ठहराया गया। ये फेमस केस लो है नेग्लिजेंस का। अब नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स देखते हैं, अगर ये कहीं मौजूद होंगे
तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगी। मतलब अगर आपको किसी की नेग्लिजेंस प्रूफ करनी है तो ये चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहली है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर को एक्सप्लेन करते हुए आप ये मेंशन कीजिएगा कि जिसके अगेंस्ट केस लाया जाएगा ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी ड्यूटी टू केयर थी। एक केस लॉ से समझिए, क्योंकि कई बार उसकी ड्यूटी टू केयर क्या पता उस सिचुएशन में ना हो, ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसकी ड्यूटी टू केयर एक्चुअल में थी या नहीं थी। इसलिए यहाँ पे केस लो है रेयान वर्सेस यंग। इसमें एक पर्सन होता है, उसका सर्वेंट गाड़ी चला रहा होता है, गाड़ी चलाते हुए उसकी सडन डेथ हो जाती है जिसके कारण किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो सामने वाले को इंजरी हो जाती है। वो केस करता है जिसका वो सर्वेंट था उस पर। तो कोर्ट यहाँ पर ऑब्जर्व करती है कि जब वो गाड़ी चला रहा था वो हेल्थ वाइज अच्छा था, तो यहाँ पर ड्यूटी टू केयर उसने ब्रीच नहीं की, उसने अपनी रीजनेबल ड्यूटी निभाई है। उसका सर्वेंट फिट एंड फाइन था, वो एक सडन डेथ थी, इसीलिए ड्यूटी टू केयर, ड्यूटी ऑफ केयर होनी ही चाहिए। दूसरा एसेंशियल, उसका ब्रीच हो जाना चाहिए। अब ड्यूटी टू केयर या ब्रीच कैसे हो सकती है? अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि ड्यूटी टू केयर दो तरीके की हो सकती है, कुछ करने की और कुछ ना करने की। मान लो किसी की ड्यूटी थी कि उसे ऐसा करना चाहिए, या किसी की ड्यूटी थी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने कर दिया, तो इसी से सेकंड एसेंशियल समझिए कि इसका ब्रीच हो गया, ड्यूटी टू केयर का ब्रीच हो गया। कुछ करना था उसने नहीं किया तो ब्रीच हो गया, कुछ नहीं करना था उसने कर दिया तो ब्रीच हो गया, उसकी ड्यूटी टूट गई, ड्यूटी ऑफ केयर उसकी टूट गई। थर्ड एसेंशियल, टेस्ट ऑफ रीजनेबली फोर्सिएबिलिटी। मतलब वो ड्यूटी टू केयर या ड्यूटी ऑफ केयर ऐसी होनी चाहिए कि एक रीजनेबल पर्सन उसको फोरसीन कर पाए, मतलब उसको देख पाए, एक नॉर्मल पर्सन की पहुंच तक हो वो ड्यूटी। जैसे डोनोग वर्सेस स्टीवनसन में मैन्युफैक्चरर। अब ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चरर की ये ड्यूटी बनती है कि उसकी बनाई हुई चीज़ों में कुछ गलत चीज़ें ना चली जाएं मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, तो यहाँ तक उसकी ड्यूटी है जहाँ तक वो कंसर्न्ड है। तो यहाँ पर रीजनेबल मैन की फोर्सिबिलिटी देखी जाएगी। अब चौथा एसेंशियल, इंजरी कोज हो गई, ये सिंपल है। ये है नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स। इसको आपको प्रूफ करने पड़ते हैं सामने वाले को नेग्लिजेंट प्रूफ करने के लिए। अब नेग्लिजेंस में ही अगला टॉपिक कि कब ये एसेंशियल्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे जनरल रूल यही है कि प्लेंटिफ को, जो केस करेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था और ये उसको चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। ये जनरल रूल है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होता है रेस इप्सा लोक्विटर मैक्सिम का। मतलब द थिंग इटसेल्फ स्पीक्स। कभी कभी चीज़ें खुद बताती हैं पर्सन नेग्लिजेंट था, तो यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। केस लॉ से समझिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इस केस में दिल्ली के चांदनी चौक में जो मेन बाजार में टाउन हॉल के सामने एक क्लॉक टावर था वो गिर गया, जिससे एक पर्सन को इंजरी कोज हो गई। तो कोर्ट ने यहाँ पर केस के फैक्ट से ऑब्जर्व किया कि जनरली जो गिरा उसकी लाइफ अप टू 40 to 45 ईयर्स होती है और उसको मेंटेन ना किए हुए 80 ईयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की थी, तो उनको लाइबल ठहराया गया। फैक्ट्स से ही पता लग गया, सिचुएशन से ही पता लग गया कि यहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है, ड्यूटी ऑफ केयर नहीं ली गई। तो ऐसी सिचुएशंस में नहीं प्रूफ करनी पड़ती और रेस इप्सा लोक्विटर का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। अब नेग्लिजेंस में अगला टॉपिक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कभी कभी क्या होता है किसी पर्सन को इंजरी कोज हो जाती है और जिससे होती है वो भी नेग्लिजेंट होता है और जिसको होती है वो भी नेग्लिजेंट होता है। तो यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। तो हमारी कंट्री में इसको अप्लाई किया जाता है कि जहाँ तक कि जिस पर्सन को नुकसान हुआ है उसमें उसकी जितनी नेग्लिजेंस में कंट्रीब्यूशन होगा उतना उसको प्रोपोर्शन कंपनसेशन का कम मिलेगा। मतलब यहाँ पर डिफेंडेंट प्लीड कर सकता है कि मेरी वजह से जो इसको दिक्कत हुई है, इंजरी हुई है, उसमें इसका इतना रोल है, उतने रोल तक डिफेंडेंट की लाइबिलिटी कम हो जाती है, प्लेंटिफ को उतनी कंपनसेशन कम मिलती है। एक केस लॉ से समझो,
केस लो है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी। इसमें कंडक्टर बस ओवरलोड होने के बाद भी एक पैसेंजर को इनवाइट करता है और उसको कहता है बस की रूफ पर बैठ जाओ। तो आगे रास्ते पर बस जब किसी को ओवरटेक करती है तो ट्री से टकराकर जो ऊपर बैठा पैसेंजर था वो नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी मदर केस करती हैं, कोर्ट कंडक्टर और बस ड्राइवर को नेग्लिजेंस के लिए लाइबल कहती है और साथ में जिसकी डेथ हुई थी उसको भी नेग्लिजेंस के लिए लाइबल करती है, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि उसने भी रिस्क लिया था ऊपर बैठने का। तो यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर की लाइबिलिटी को 50% तक घटा दिया जाता है कि दोनों की, कंडक्टर बस ड्राइवर की और उस पैसेंजर की, इन दोनों की 50-50% थी। कंडक्टर और बस ड्राइवर की मिला के 50% और उस पैसेंजर की 50%। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऐसी होती है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इसमें फॉल कर गई तो डिफेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस प्लीड नहीं कर पाएगा कि इसमें जिसको नुकसान हुआ उसकी भी गलती थी। वो एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन है जहां पर डिफेंडेंट की तरफ से एक प्रॉपर वर्क प्रिज्यूम्ड किया जा सकता था, कि अगर वो चाहता तो एक प्रॉपर वर्क करता जिससे कि प्लेंटिफ गलती ना कर पाता और उसकी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ना बनती। दूसरा एक्सेप्शन, अगर लास्ट अपॉर्चुनिटी डिफेंडेंट के साथ हो कि ये नेग्लिजेंस बचाई जा सकती थी, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस डिफेंडेंट का फेल हो जाएगा। कोर्ट कहेगी आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी जिससे कि ये नेग्लिजेंस अक्कर ही ना करती, तो मेनली आप ही इसके लायबल बनते हो, तो इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस फेल हो जाएगी। तीसरा एक्सेप्शन, डिफेंडेंट की वजह से ही प्लेंटिफ को वो डेंजरस थिंग करनी पड़ी जिससे वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का हिस्सा बन गया। मतलब डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे कि मजबूरन प्लेंटिफ को कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे कि अब उसका भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में नाम आ गया कि जो प्लेंटिफ को खुद को नुकसान हुआ है इसमें इसकी भी गलती है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। नेग्लिजेंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से करिएगा। अब टॉपिक है मेंटल शॉक या नर्वस शॉक। इसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन केयरलेसली या मिसडीडली किसी को मेंटल डिस्ट्रेस कोस कर दे, कैसे, उसको कुछ दिखा के या उसको कुछ सुना के, तब ये मेंटल शॉक या नर्वस शॉक माना जाएगा। इसमें एक केस लो है विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन। इसमें एक पर्सन किसी की वाइफ को जाके कहता है कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और वो कुछ सीरियस हालत में है। तो उसकी वाइफ इतना घबरा जाती है कि उसको खुद को मेंटल शॉक लग जाता है जिससे उसको कुछ इंजरीज हो जाती हैं। तो कोर्ट यहाँ पर ऑब्जर्व करती है और हेल्ड करती है वो पर्सन मेंटल शॉक के लिए लायबल है, ये कहते हुए कि चाहे उस पर्सन ने जोकिंगली किया था पर इससे उसको एक मेंटल शॉक लगा, उसको मेंटल डिस्ट्रेस हुआ। इसके एसेंशियल्स को देखते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। पहला, किसी को शॉकिंग इवेंट देना, कुछ दिखा के या कुछ सुना के, मतलब बाय ईयर्स या बाय आईज उसको एक शॉकिंग इवेंट देना। दूसरा, जिसके बारे में उसको शॉकिंग इवेंट दिया जा रहा है उसका उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, एक प्रोक्सीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जोकिंगली किसी XYZ के लिए कहा, नहीं, जैसे उस केस लो में था कि वो उसका हस्बैंड था, अब हस्बैंड के साथ उसकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है, तो मतलब वहां पे एक रिलेशनशिप था। तीसरा, ये रीजनेबली फोर्सिएबल हो कि जो मैं कर रहा हूँ उससे साइकेट्रिक हार्म हो सकता है। अगर इसके एसेंशियल्स को देखो कि बाय ईयर या बाय आईज मैं उसको कुछ शॉकिंग इवेंट दे रहा हूँ और उसको उसके हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसा शॉकिंग इवेंट दे रहा हूँ, तो नॉर्मल पर्सन को तो ये पता ही होगा अगर मैं किसी के हस्बैंड के बारे में उसकी वाइफ को कुछ कहूँगा तो उसको तो शॉक लगेगा ही लगेगा। तो ये नॉर्मल पर्सन फोर्स ही कर सकता है। इन सब चीज़ों को मिला के, मतलब जहाँ ये सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो वो मेंटल शॉक या नर्वस शॉक कहलाएगा। न्यूसेंस मतलब अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और enjoyment और in connection of land। अब ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस कैसा होगा, ये आपकी सेफ्टी के साथ हो सकता है, हेल्थ के साथ हो सकता है, कंफर्ट के साथ हो सकता है, एक्सेट्रा किन्हीं राइट्स के साथ हो सकता है। अब ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस कैसे किया जा सकता है, नॉइज के साथ हो सकता है, स्मोक के साथ हो सकता है, स्मेल के साथ हो सकता है, एक्सेट्रा।
तो ये होता है न्यूसेंस। ये डायरेक्ट नहीं होता, ये कॉन्सिक्वेंशियल होता है। समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे ट्रेसपास में क्या होता है, आपने ट्री प्लांट कर दी किसी और की लैंड पर, देखो ये डायरेक्ट हो गया। और न्यूसेंस में क्या हुआ, आपने अपनी लैंड पर ट्री प्लांट की और उसकी रूट्स या ब्रांचेस किसी और की लैंड पर जा रही है, ये कॉन्सिक्वेंशियल हो गया। इसीलिए न्यूसेंस हमेशा कॉन्सिक्वेंशियल होता है। और इसी पॉइंट से न्यूसेंस और ट्रेसपास एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये भी पता लग गया। ट्रेसपास डायरेक्ट होता है, न्यूसेंस कॉन्सिक्वेंशियल होता है। अब न्यूसेंस आगे टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एक प्राइवेट न्यूसेंस, एक पब्लिक न्यूसेंस। जो प्राइवेट न्यूसेंस है ये एक सिविल रॉन्ग है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर्ड है, क्योंकि नेम ही इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है प्राइवेट। और सिविल लॉ में तो प्राइवेट चीजें ही देखी जाती हैं जनरली। दूसरा टाइप है पब्लिक न्यूसेंस। जब कोई न्यूसेंस जो डेफिनेशन में हमने देखा वो अगर पब्लिक एट लार्ज को हो रहा है तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है, और वो जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो जो पब्लिक एट लार्ज, मान लो 100 लोगों के साथ वो न्यूसेंस हुआ है तो 100 लोग केस लेके आ जाएंगे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को अवॉइड करने के लिए इसको क्राइम में रखा है, इसको ऑफेंस बनाया हुआ है, और इसी कारण ये क्रिमिनल लॉ के अंडर डील होता है। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर किसी को स्पेशल डैमेजेस हो जाए उस न्यूसेंस की वजह से, मतलब कुछ हटके, सभी से कुछ हटके डैमेजेस हो जाए, जैसे अगर पब्लिक हाईवे पर कोई गड्ढा खोदे तो वो न्यूसेंस तो पूरी पब्लिक के लिए होगा, वो हाईवे से कितने ही लोग निकलते होंगे, तो वो सिविल लॉ के अंडर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केस नहीं लेके आ सकते, ये पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। पर अगर किसी को कुछ हटके इससे डैमेजेस हो गए, इंजरी हो गई, और वो कोर्ट में प्रूफ कर दे कि हाँ मुझे स्पेशल डैमेजेस हुए हैं, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा और उसका एक्शन सिविल लॉ में अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स सक्सीड कर जाएगा। मतलब तब पब्लिक न्यूसेंस को वो पर्सन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डील कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये क्रिमिनल लॉ के अंडर डील होगा, कोई भी इसमें केस नहीं कर सकता। इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जनरली प्राइवेट न्यूसेंस को ही डील किया जाता है। अब न्यूसेंस के एसेंशियल्स, सबसे पहला अनलॉफुल या अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल हमने देखा था इंटरफेरेंस कैसा हो सकता है, स्मोक के जरिए हो सकता है, नॉइज के जरिए हो सकता है, स्मेल के जरिए हो सकता है, एक्सेट्रा। बस वो अनलॉफुल और अनरीजनेबल होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल, वो इंटरफेरेंस किसके साथ होना चाहिए, यूज और इंजॉयमेंट और इन कनेक्शन ऑफ लैंड, जैसे पब्लिक हाईवे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा। थर्ड एसेंशियल, अब तीसरा एसेंशियल, उससे किसी को इंजरीज डैमेजेस हो जाने चाहिए, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये एसेंशियल्स हैं, न्यूसेंस को प्रूफ करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए किसी को न्यूसेंस के लिए लाइबल कहने के लिए। अब न्यूसेंस के कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला, ग्रांट। आपके कंसेंट से, आपकी मर्जी से आपने किसी को ग्रांट किया है कि आप ऐसा करिए और उससे आप न्यूसेंस करिए, तो फिर उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते। पर इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप कहीं पे न्यूसेंस कर रहे हैं और कोई पर्सन अपनी मर्जी से आपके न्यूसेंस के पास आता है तो आप ये नहीं कह सकते ये अपने कंसेंट से आया, अपनी मर्जी से आया। आप कहीं पर न्यूसेंस कर रहे हैं और उसके आसपास कोई आता है और लैंड खरीद लेता है तो वो आपके अगेंस्ट केस करेगा कि ये न्यूसेंस कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद आया था। इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आपका ये डिफेंस नहीं बनेगा, ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। अब दूसरा एक्सेप्शन, प्रेस्क्रिप्शन। कोई पर्सन एक टाइम पीरियड तक, जनरली वो टाइम पीरियड 20 ईयर्स का माना जाता है, उस टाइम पीरियड तक वो न्यूसेंस कर रहा है और जिनको आसपास न्यूसेंस महसूस हो रहा है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, तो जनरली ये माना जाता है कि 20 ईयर्स के बाद वो अपना राइट खो देते हैं न्यूसेंस के अगेंस्ट जाने के लिए, अगेंस्ट केस करने के लिए। पर इस एक्सेप्शन को भी हमें ध्यान से समझने के लिए एक केस देखना पड़ेगा। वो केस है स्टर्जिस वर्सेस ब्रिजमैन। इसमें एक पर्सन की कन्फेक्शनरी की दुकान होती है, वहां पर उसकी मशीन से न्यूसेंस क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा था नॉइज, तो ऑब्वियसली है यहाँ पर कवर हो जाएगी उसकी मशीन्स की नॉइज न्यूसेंस में। और उसके आसपास एक फिजिशियन होता है, उसने कभी कंप्लेंट नहीं की होती उसके न्यूसेंस की, 20 ईयर्स का टाइम भी निकल जाता है। फिर एक बार जो फिजिशियन होता है वो अपने गार्डन में कंसल्टिंग रूम बना लेता है, तब वो महसूस करता है कि आपकी न्यूसेंस हो रहा है, तब वो उसके अगेंस्ट केस लेके जाता है। तो जिसके अगेंस्ट केस किया होता है वो कन्फेक्शनर, वो कहता है कि मुझे तो 20 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पर ऐसा करते हुए,
आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की, तो अब ये प्रिस्क्रिप्शन के एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो वहाँ पर कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि फिजिशियन को उसका न्यूसेंस तब महसूस हुआ जब उसने गार्डन में एक कंसल्टिंग रूम बनाया। तो कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि प्रेस्क्रिप्शन का एक्सेप्शन तब काम आता है जब से किसी को न्यूसेंस फील हुआ हो और तब से लेके 20 ईयर्स का टाइम हो जाए और कोई एक्शन ना लिया गया हो। तो प्रेस्क्रिप्शन का जो एक्सेप्शन है वो ऐसे काम करता है। ये ध्यान से समझने वाली चीज है। अब तीसरा एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। किसी स्टैट्यूट की अथॉरिटी से न्यूसेंस क्रिएट हो तो वो कंप्लीट डिफेंस माना जाता है, कंप्लीट एक्सेप्शन माना जाता है। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को पूरा समझने के लिए जनरल डिफेंसेस में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पर समझ लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा। अब टॉपिक है ट्रेसपास टू द पर्सन। ट्रेसपास को हम जानते हैं कि ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है, पर न्यूसेंस भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है। दोनों अपनी डेफिनेशन से तो अलग हैं ही। न्यूसेंस की डेफिनेशन से तो पता लग जाएगा उसमें कुछ अलग चीजें तो हैं ट्रेसपास से, पर कुछ मेन डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस है कि ट्रेसपास जो होता है वो डायरेक्ट होता है और न्यूसेंस कॉन्सिक्वेंशियल होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रेसपास टू द पर्सन। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में 3 तरीके से हो सकता है। पहला असोल्ट से, दूसरा बैटरी से, तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से। तो सबसे पहले है असोल्ट। जब आपसे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए किसी को कि आप उसे कोई ना कोई हार्म या इंजरी कोज करेंगे, जैसे आप किसी को पंच दिखाएं तो सामने वाला तो सोचेगा ही कि हाँ मुझे मारने वाला है। तो ये जो एप्रीहेंशन हुई यही असोल्ट होता है। यहाँ पे पॉइंट है रीजनेबल। मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, कोई दूर से आपको पंच दिखाए तो आपको एप्रीहेंशन तो हुई कि अब मुझे पंच लग सकता है, मुझे हार्म या इंजरी हो सकती है, पर वो रीजनेबल नहीं है। आम पर्सन, एक जनरल पर्सन तो यही सोचेगा कि ये मुझे लग नहीं सकती, ये रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है। और विनफील्ड भी कहते हैं कोई ऐसा एक्ट जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो इन द माइंड ऑफ प्लेंटिफ कि डिफेंडेंट मुझे हार्म करेगा, तो ये असोल्ट में आता है। क्या देखा हमने कि आपके किसी एक्ट से रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी। किस चीज की एप्रीहेंशन? कि अब आप हार्म या इंजरी कोज करेंगे उसको, तो ये है असोल्ट। ट्रेसपास टू द पर्सन में दूसरा है बैटरी। इसमें क्या होता है कि आप यूज ऑफ फोर्स करते हैं विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। पहले समझते हैं कि यूज ऑफ फोर्स कैसे हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं होता कि आप किसी को टच करके ही उस पर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे असोल्ट था पंच दिखाना, जब वो पंच लग जाएगा तो वो हो जाएगा बैटरी। पर यहाँ पर बैटरी में ये तो कवर है ही है, पर इसमें एक बात और है, हमेशा टच होना ही जरूरी नहीं है। आप किसी के ऊपर पानी फेंक कर मार दो या कोई पर्सन बैठने लग जाए, आप उसकी चेयर खींच दो, तो ये बैटरी में कवर हो जाते हैं। मतलब आपने जरूरी नहीं कि यूज ऑफ फोर्स आपके उसको छूने से ही होगा, आपकी बॉडी का टच होना जरूरी नहीं है, उसकी बॉडी पर यूज ऑफ फोर्स होगा। और ये जो फोर्स हमने समझी ये विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब जब कोर्ट के कहने पर पुलिस किसी को लॉफुली कोर्ट में लेके जाएगी फोर्स के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये तो लॉफुली हुआ ना। ये विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब अनलॉफुली होना चाहिए। इसमें विनफील्ड कहते हैं कि इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स होगा ऑन बॉडी ऑफ अ पर्सन, तो ये होती है बैटरी। अब ट्रेसपास टू द पर्सन में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कैसी होगी? टोटल रिस्ट्रेंट होगा ऑफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। जब आप टोटल रिस्ट्रेंट कर देते हैं लिबर्टी ऑफ अ पर्सन की, मतलब वो कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रहा, आपने उसको चारों तरफ से बंद कर दिया, रोक लिया, अब वो किसी भी तरफ नहीं जा पा रहा, तो ये टोटल रिस्ट्रेंट होता है। और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें टोटल और पार्शियल दोनों ही कवर्ड है, पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हमें टोटल रिस्ट्रेंट के बारे में बताती है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जाने के लिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए टोटल रिस्ट्रेंट हुआ होना चाहिए ऑफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन का। अगली बात यह है कि विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन हुआ होना चाहिए, ये तो हम समझते ही हैं। इसमें वो फेमस केस लो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एमएलए भीम सिंह को टोटली रिस्ट्रेंट कर लिया गया था, तो ये इसमें कवर है। पर आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, आपके लेफ्ट नहीं जाने दिया जा रहा, आपके राइट नहीं जाने दिया जा रहा, और आपको पीछे जाने दिया जा रहा है कि आप वापस चले जाइए, तो ये टोटल रिस्ट्रेंट नहीं हुआ। एज एन एग्जाम्पल आप समझिए। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कुछ रेमेडीज भी हमें जान लेनी चाहिए। पहली रेमेडी है एक्शन फॉर डैमेज।
उस टोटल रिस्ट्रेंट से जो आपको दिक्कतें हुई, जो डैमेज हुआ, उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, जैसे भीम सिंह के केस में। दूसरा सेल्फ हेल्प ऑन द स्पॉट, अगर आप इतने सक्षम हो कि आप टोटल रिस्ट्रेंट से बाहर जा पाओ तो आप ऐसा कीजिए। तीसरी रेमेडी है हैबियस कॉर्पस की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दिया गया है। ये स्पीडी रेमेडी मानी जाती है। इसमें कोर्ट ऑर्डर करती है कि जिसको डिटेन किया गया है कि डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए और जस्टिफिकेशन मांगी जाती है कि इसको डिटेन क्यों किया है। अगर वो अनलॉफुल निकलती है तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी डीपली तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में ये रेमेडीज होती हैं। अब टॉपिक है वाइकेरियस लाइबिलिटी। जनरली हम ये सुनते हैं कि जो करता है वही भरता है, और लॉ में भी ऐसे ही होता है, जो करेगा वो ही लॉ में लाइबल होगा। पर वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है कि आपको उस चीज के लिए लाइबल ठहराया जाता है जो किसी और ने की हो। मतलब लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आसपास देखते हैं मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप को, कि मास्टर जो कहता है वो सर्वेंट करता है। तो तब अगर सर्वेंट से कुछ होता है तो उसका मास्टर लाइबल होता है। वाइकेरियस लाइबिलिटी यहाँ पर आती है, इन पर आती है, मतलब यहाँ पर अप्लाई होती है। अदरवाइज तो जनरल रूल ही चलता है, जो करेगा वही भरेगा। वाइकेरियस लाइबिलिटी एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। वो मैक्सिम है क्वी फेसिट पर एलियन फेसिट पर से। मतलब ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। मतलब अगर कोई पर्सन किसी के द्वारा कोई काम करता है थ्रू अनदर, तो लॉ में डीम्ड किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसने खुद ही ऐसा किया है। तो और अच्छे से समझने के लिए इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एसेंशियल कि रिलेशनशिप होना चाहिए मास्टर और सर्वेंट का। मतलब मास्टर और सर्वेंट जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। मास्टर सर्वेंट कैसे? कि जो सर्वेंट होता है वो अपने मास्टर की डायरेक्शन और अंडर हिज कंट्रोल ही वर्क करता है, तो उसी को हम सर्वेंट कहेंगे। ये पहला एसेंशियल है कि ये रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हुआ हो। मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट के टाइम के दौरान ही हुआ होना चाहिए, उसी के लिए मास्टर लाइबल होगा। तीसरा एसेंशियल अंडर द अथॉरिटी ऑफ मास्टर। पहले हमने रिलेशन पढ़ा, फिर वो पीरियड पढ़ा कि कब होना चाहिए। तीसरा अथॉरिटी, मतलब उसकी डायरेक्शन और उसके कंट्रोल में ही हुआ होना चाहिए, उसकी अथॉरिटी में। तो जब ये तीन चीजें प्रेजेंट होंगी तभी वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होगी और मास्टर को लाइबल ठहराया जाएगा। मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, सर्वेंट कैसा होता है, किसको हम सर्वेंट कहेंगे? कि वो उसकी डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करता हो। दूसरा कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जब कुछ हुआ हो। तीसरा मास्टर की अथॉरिटी में ही हुआ हो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है वाइकेरियस लाइबिलिटी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्टेट भी लाइबल होगा, क्योंकि स्टेट के अंडर भी तो कितने ही लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की गई है। पर सबसे पहले आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 बताता है कि स्टेट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। मतलब स्टेट किसी को स्यू कर सकती है और खुद भी स्यूड हो सकती है। तो थोड़ा सा तो आंसर मिल गया। अच्छे से डिफाइन करने के लिए स्टेट के दो फंक्शंस होते हैं, एक सॉवरेन फंक्शंस, एक नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस में इंक्लूड किया जाता है जनरली डिफेंस रिलेटेड वर्क्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटेड वर्क्स। तो यहाँ पर माना जाता है इनके लिए स्टेट्स लाइबल नहीं है। पर यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आजकल कोर्ट्स की जजमेंट्स और कोर्ट्स के रुख को देख के पता लग रहा है कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो कोर्ट्स इन फंक्शंस के दौरान भी। अब दूसरा है नॉन सोवरेन फंक्शंस। ये फंक्शंस जनरली कैसे होते हैं? जैसे कॉमर्स रिलेटेड फंक्शंस, ट्रेड, बिजनेस, वेलफेयर एक्सेट्रा। जब स्टेट ऐसे काम करता है तो स्टेट के लिए वर्क करने वाले लोगों से कुछ टोट हो जाए तो उसके लिए स्टेट लाइबल होगा ही होगा। नॉन सोवरेन फंक्शंस में स्टेट लाइबल होगा। तो ये है हमारा सारा वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट कि लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन बनेगी फॉर द एक्ट डन बाय अनदर। किसी और से गलतियां हो गई, उसके लिए दूसरे पर्सन को लाइबल किया जा सकता है। जो टोट कमिट हो गए उनके लिए लाइबल किया जा सकता है। ये है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। टॉपिक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इस टॉपिक को कुछ अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी या रूल इन रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस
तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा वो रूल था जो रायलेंस एंड फ्लेचर वाले केस में बताया गया, या नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होती है, या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है। तो अब देखते हैं ये होती क्या है। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, नो फॉल्ट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका कोई फॉल्ट था ही नहीं, फिर भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। अच्छे से समझो कि आप नेग्लिजेंट भी नहीं थे, आपने ऐसा इंटेंशनली भी नहीं किया, आप पूरा केयरफुल थे, आप अपनी तरफ से पूरा केयरफुल थे, येट मेड लायबल, फिर भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। ये होती है नो फॉल्ट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पर क्यों? ये इसके एसेंशियल्स में देखिए आप, कि आपके पास कोई डेंजरस थिंग थी और उसको आपने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में इस्तेमाल किया और फिर वो इस्केप कर गई। वो डेंजरस थिंग क्या हो सकती है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होगा, और तीसरा एसेंशियल, वो इस्केप कैसे करेगी। ये आप केस से समझिए, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। इस केस में क्या हुआ होता है, एक पर्सन एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाता है जिसमें उसने बहुत सारा वाटर इकट्ठा करना होता है अपनी मिल्स के लिए। उसकी मिल्स होती हैं, तो जब उस रिजर्वायर को भरा जाता है तब वो रिजर्वायर बर्स्ट कर जाता है, जिससे कि जो पानी होता है वो एक पर्सन की माइंस में चला जाता है। तो वो पर्सन केस करता है। तो इस केस में ऑब्जर्व किया जाता है कि जिसका रिजर्वायर था वो नेग्लिजेंट भी नहीं था, मतलब केयरफुल था, उसने ऐसा इंटेंशनली भी नहीं किया, उसको तो वाटर अपनी मिल्स के लिए चाहिए था। पर देखा गया कि जो वाटर है वो डेंजरस थिंग साबित हो सकती है। दूसरा देखा गया कि जो लैंड का नॉन नेचुरल यूज हुआ है, मतलब अगर हम डोमेस्टिक वर्क के लिए पानी को इकट्ठा करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं, तो ये नेचुरल यूज है, बहुत ही आम है। पर जब हम इतनी ह्यूज क्वांटिटी में पानी को स्टोर करते हैं लैंड पर, तो ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आ जाता है। और तीसरी चीज क्या हुई, वो पानी एस्केप कर गया। तो ऐसी चीजें जहां पर मौजूद होंगी उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ट्रीट किया जाएगा, भले ही आप नेग्लिजेंट ना हो, आप पूरे केयरफुल थे और आपने इंटेंशनली भी नहीं किया, तो आपको लायबल ठहराया जाएगा। मतलब आपका इसमें कोई कसूर नहीं था, फिर भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आप डेंजरस थिंग्स और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड और स्केप के लिए कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी गैसेस से काम लेते हैं, वो भी डेंजरस थिंग्स में आती है, और जब लैंड पर आप उसका यूज करते हैं तो वो लैंड का नॉन नेचुरल यूज हो जाता है। ऐसे गैसेस हो सकती हैं, वाटर तो बता ही दिया, फायर हो सकती है, आखिर में वो स्केप कर जानी चाहिए। जैसे पानी चला गया कंट्रोल से बाहर और किसी का नुकसान कर दिया, उसका राइट था शांति से अपनी माइंड का काम करना, वो राइट उसका वायलेट हो गया। पर आगे भी केस में कुछ चीजें ऑब्जर्व करके कुछ बताई गई, वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस रख दिए गए। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में बताया गया कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला, एक्ट ऑफ गॉड। ये जनरल डिफेंसेस में जब एक्ट ऑफ गॉड किया था तब इसका जिक्र भी किया था, ये आप वहीं पर देख लीजिएगा। दूसरा एक्सेप्शन होगा प्लेंटिफ का कंसेंट, मतलब जिसको नुकसान हुआ है अगर उसी ने कंसेंट दिया हुआ था कि हाँ आप ऐसा कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एक एक्सेप्शन आ गया। फिर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में उसको केस नहीं कर सकते, उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। तीसरा एक्सेप्शन, प्लेंटिफ का ओन फॉल्ट, मतलब जिसको नुकसान हुआ है उसकी खुद की ही गलती थी, तब फिर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में किसी को लायबल नहीं कर सकते। चौथा एक्सेप्शन बताया गया इस केस में, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण ऐसा हुआ है तो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से आप बच जाओगे। पांचवा एक्सेप्शन बताया गया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये भी आप जनरल डिफेंसेस में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को देख लीजिएगा, ये वही वाला एक्सेप्शन है, वही वाला डिफेंस है। तो ये है हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का पूरा कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समझे भी एक साथ ही जा सकते हैं। हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देखा कि अगर हमारे पास कोई डेंजरस थिंग है और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है और अगर वो एस्केप कर जाए, लोगों को नुकसान हो जाए, तो हम चाहे नेग्लिजेंट नहीं थे, हम पूरे केयरफुल थे, हमारी इंटेंशन भी नहीं थी, तब भी हमें लायबल ठहराया ही जाएगा, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहती है। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में इसके बारे में सब कुछ बताया गया, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे, जैसे एक्ट ऑफ गॉड एक्सेट्रा, वो हमने उस टॉपिक में देखे थे कि लायबिलिटी तो बनेगी पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे कि लायबिलिटी से बचा जा सकता है। हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसका अभी केस कोर्ट में चल ही रहा था कि लगभग 1 साल में ही एक जगह ओलियम गैस लीक हो जाती है, जिससे कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की डेथ हो जाती है और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज हो जाती है।
तो इसके रिगार्डिंग एक PIL डाली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर ऑब्जर्व करती है कि अभी लगभग 1 ही साल हुआ है और ऐसी एक ट्रेजेडी एक बार और आ गई है। तो देखा गया इन ट्रेजेडीज को डील करने के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो है, पर वहां पर कुछ एक्सेप्शंस है जिसके जरिए लाइबिलिटी से बचा जा सकता है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में लगभग 3000 लोगों की डेथ हुई थी और कहा जाता है कि 6 लाख लोग उससे अफेक्टेड हुए थे सीरियसली। इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए जस्टिस PN भगवती जी ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इवॉल्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, इवॉल्व किया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल और कहा कि 19th सेंचुरी में जब रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस हुआ होगा तब साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी, ऐसी ट्रेजेडीज उनके सामने नहीं थी। पर आज के टाइम में ऐसे रूल की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाने के बाद भी कोई अपनी लाइबिलिटी से बचे ना, जहां पर हजारों लोगों की डेथ हो जाए और लाखों लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाएं, फिर भी आप लाइबिलिटी से बच जाएं, तो माना जाता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का रूल दिया। जहां हम इंग्लैंड को फॉलो करते थे, उनके रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को फॉलो करते थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल दिया। ये इंडियन जुडिशरी की अचीवमेंट भी मानी जाती है। इसीलिए जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस के नाम से जानी जाती है, वैसे ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से जानी जाती है। और इसका श्रेय वैसे सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस PN भगवती जी को दिया जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा रूल इवॉल्व हुआ था, कौन सा रूल दिया गया था। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। आगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में किसी को होल्ड करने के लिए कोई एंटरप्राइज होगा जो हजार्डस या इनहेरेंटली बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी कर रहा होगा। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डेंजरस थिंग थी, यहाँ पर भी वैसे ही है। पर आप वर्डिंग पर ध्यान देना कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या क्या कहा गया है। एक एंटरप्राइज होगा जो हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी कर रहा होगा और उसी एक्टिविटी को करते हुए किसी को हार्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाए, जैसे इन केसेस में हुआ। जैसे ये कंपनीज थी, बहुत ही डेंजरस वर्क कर रही थी ओलियम गैस से रिलेटेड, और जब वो लीक कर गई तो कितने ही लोगों को हार्म किया उस गैस ने। चाहे आपने इंटेंशनली नहीं किया था, आप नेग्लिजेंट भी नहीं थे, जो केयर की जा सकती थी वो आपने की। पर अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो कर तो अपने ही प्रॉफिट के लिए रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, कोई प्लांट है आपका, कोई एंटरप्राइज है, कंपनी चला रहे हो, तो आपके काम से लोगों को नुकसान हो गया, उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से कैसे अलग हो गई कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस दिए गए थे, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी डिफेंस नहीं चलेगा। अगर हजार्डस एक्टिविटी आप कर रहे हो, विद परमिशन कर रहे हो, नेग्लिजेंट नहीं हो, आपकी गलत इंटेंशन नहीं थी, आपके उस काम से किसी को नुकसान हो गया, तो आपको भरपाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कुछ चीजें कही कि भरपाई कैसी होगी, मतलब कंपनसेशन कैसी होगी। तो आगे कहा कि जिसका डेटरेंट इफेक्ट हो, जो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो, उसको ऐसा तो हो कि मुझे पूरी प्रिकॉशंस लेनी ही लेनी है, एक भी चांस ना बचे कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो जाए, मेरी इन एक्टिविटीज से किसी को नुकसान हो जाए। जितना प्रॉस्परस आपका काम था, आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, जितनी बड़ी कंपनी थी, तो उस हिसाब से आपको कंपनसेशन देनी पड़ सकती है। जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा मेजर्स हो सकते हैं कि आपको ज्यादा कंपनसेशन देनी पड़े। तो ये था टॉपिक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक है डेफेमेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेफेमेशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना आप। डिफेमेशन आप सुनते भी रहते होंगे। डेफेमेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में कवर है। हम यहाँ पर सिविल में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ये क्या होता है? टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, इंजरी टू रेपुटेशन, उसको हम डेफेमेशन कहते हैं। ऐसे टॉपिक की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर किसी को कहीं पे जॉब लेनी हो, कहीं पर काम करना हो, तो हमारी रेपुटेशन कितनी मायने रखती है।
कोई खराब रेपुटेशन वाले को जॉब क्यों देगा? जहाँ पर वो काम करेगा लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए डेफेमेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली है। तो हम क्या समझे? इंजरी टू रेपुटेशन या टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, उसको हम डेफेमेशन कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए डेफेमेशन को इंग्लिश लॉ होने के कारण आगे इसके दो पार्ट्स देख लेते हैं, एक लिबल, एक स्लैंडर। लिबल क्या होता है? जो आंखों से देखी जाती है, कुछ पढ़कर, कुछ देखकर, उसको लिबल कहते हैं। किसी ने किसी के बारे में कुछ लिख दिया, जो लोग देखेंगे या उसको पढ़ेंगे तो उससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, उसको लिबल डिफेमेशन कहा जाता है। विनफील्ड कहते हैं ये परमानेंट फॉर्म में होती है। अब रिटर्न होगी तो परमानेंट ही होगी, इसलिए विनफील्ड का ये कहना है। इसको एक्शनेबल पर से कहते हैं। ये एक्शनेबल पर से है, मतलब अगर किसी ने लिख कर, अगर किसी ने लिबल डिफेमेशन की किसी की, तो उसमें प्लेंटिफ को डैमेजेस भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इससे मुझे ये नुकसान हुए हैं, क्योंकि जब लिबल होती है यानी कि रिटर्न होती है जो आंखों से देखी जा सके, उसको लॉ प्रिज्यूम करता है, इटसेल्फ प्रिज्यूम करता है कि डैमेजेस हुए ही होंगे, मतलब इसको हाई कैटेगरी में रखा है, जो लिबल फॉर्म ऑफ डेफेमेशन है। दूसरा है स्लेंडर। स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन वो होती है जो सुनी जा सके, मतलब किसी ने वर्बली बोली होगी, मतलब जो सुनने में आई होगी। इसको ट्रांजिट फॉर्म कहा जाता है। इसमें जनरली प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको कोई नुकसान हुआ है। अगर प्लेंटिफ की स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन हुई है तो उसको कुछ ना कुछ स्पेशल डैमेजेस प्रूफ करने ही पड़ेंगे, जैसे कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसने मेरी स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन की है, इससे मेरी जॉब चली गई। क्यों? क्योंकि मेरी रेपुटेशन को हार्म हुआ, लोगों ने मेरे बारे में ऐसा सोचा, जॉब से निकाल दिया गया, स्पेशल डैमेजेस हो गए। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन में, कि जहां पर इसको भी एक्शनेबल पर से माना जाता है। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस, जैसे आपका कोई बिजनेस था, तब प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको नुकसान हुआ ही होगा। पहले हमने देखा कि डेफेमेशन होती क्या है, अब लिबल और स्लेंडर से हमें पता लगा कि कैसे कैसे हो सकती है। तो ये था डेफेमेशन का टॉपिक, ये था डेफेमेशन का मीनिंग और डेफेमेशन के टू टाइप्स, लिबल एंड स्लेंडर। इसके बाद आप एक ये भी बात देखिएगा, आजकल टाइम चेंज हो गया है। आज चेंजिंग वर्ल्ड में पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर होता था, लोग पढ़ते थे या सुनते थे, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया या न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ पढ़ लिया, तो लिबल सिलेंडर ऐसे दिखते थे उस टाइम पर अगर आजकल हम ऑब्जर्व करें तो ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे वीडियोस और मूवीज में हम देख भी रहे हैं और साथ में आवाज़ें भी आ रही हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आंसर में मेंशन करोगे और अच्छा हो जाएगा आंसर आपका। अब जानते हैं इसके एसेंशियल्स। डेफेमेशन होता क्या है ये पता लग गया, डेफेमेशन कैसे होगी ये पता लग गया, या तो लिबल में होगी या सिलेंडर में होगी। अब है एसेंशियल्स कि अगर ये चीज़ें होंगी तब सामने वाला डेफेमेशन के लिए लायबल होगा। पहला, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। जो सामने वाले ने किया है वो डेफेमेटरी सच में होना चाहिए, ये नहीं कि आपको लगा या हो सकता है। स्टेटमेंट डेफेमेटरी होनी चाहिए जो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। लिबल में वो देखने वाली होगी, सिलेंडर में वो सुनने वाली होगी। तो ऐसे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। पहला एसेंशियल क्या है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। इसी एसेंशियल में एक छोटा सा टॉपिक आता है इनुएंडो का। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कुछ बोले तो वो बोलने पे डेफेमेटरी नहीं लगती, और उसका जो सेकेंडरी मीनिंग होता है वो डेफेमेटरी होता है। जैसे कोई किसी को कहे ये तो बहुत ही संत आदमी है, तो आप उसको संत नहीं कह रहे, आप तो उसको सेकेंडरी मीनिंग में कुछ गलत ही कह रहे हो कि ये तो जैसे बहुत ही संत आदमी है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, देखने पर डेफेमेटरी नहीं लगती पर वो डेफेमेटरी होती है, तो ये भी इसमें इंक्लूड की गई है। चाहे उसका सेकेंडरी मीनिंग हो, बस उसको डेफेमेटरी होना चाहिए, मतलब वो बात आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाली होनी चाहिए। या तो वो सीधा सीधा डेफेमेटरी होगी या वो ये इनुएंडो होगी कि सेकेंडरी मीनिंग उसका डेफेमेटरी होगा। अब दूसरा एसेंशियल, मस्ट बी रेफर्स टू प्लेंटिफ। अब जिसके खिलाफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट होगी, एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप स्टेटमेंट ही लेकर चलिए, क्योंकि लिबल और सिलेंडर दोनों समझने हैं हमें, तो आप स्टेटमेंट लेकर चलिए। एट द एंड तो हमें डेफेमेशन ही समझनी है। तो जिसके खिलाफ हुई होगी वो ये ना कहे कि शायद मेरे लिए ही कही है, वो सच में उसी के लिए कही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो केस करेगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में तभी वो प्लेंटिफ कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड एसेंशियल को हम ऐसे लिखेंगे कि मस्ट बी रेफर्स टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को ही कही गई हो वो,
ऐसा नहीं कहीं वो किसी और के लिए गई हो और प्लेंटिफ कहें कि नहीं मेरे लिए कही गई है, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं उसने मुझे ही कहा है। तो इसलिए ये हमारा सेकंड एसेंशियल है। अब तीसरा एसेंशियल, मस्ट बी पब्लिश्ड। अब पब्लिश्ड से यहाँ मतलब है कि किसी थर्ड पर्सन को पता लग जानी चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन की हार्म तो लोगों के बीच में ही होती है ना। इसलिए ये एसेंशियल बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक वो बात पहुंची हो। ये नहीं एक कमरे में आप और वो बंदा बैठा है, उसने आपको कुछ कह दिया तो आप कहेंगे मेरी डेफेमेशन हो गई, डेफेमेशन हो गई। ऐसे नहीं होगा। डेफेमेशन तो लोगों के बीच में होती है, रेपुटेशन लोगों के बीच में खराब होती है, एक कमरे में बैठकर नहीं होती, आपस में नहीं होती। अगर थर्ड पर्सन सुन रहा है तब होती है। अब वो थर्ड पर्सन में चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, उसको हम यहाँ पे कहते हैं मस्ट बी पब्लिश्ड, मतलब थर्ड पर्सन तक वो पहुँच गई हो। चौथा एसेंशियल है मस्ट बी पब्लिश्ड बाय डिफेंडेंट। अब जिसके खिलाफ आप केस करोगे उसके द्वारा ही हुआ होना चाहिए। ये नहीं किसी ने की आपकी डिफेमेशन और आप केस किसी और के लिए लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चार एसेंशियल्स आपको प्रूफ करने पड़ते हैं। और जो स्लेंडर फॉर्म ऑफ डेफेमेशन है उसमें आपको डैमेजेस प्रूफ करने पड़ते हैं अलग से। लिबल तो हमारा एक्शनेबल पर से ही है। ये चार एसेंशियल्स प्रूफ हो गए तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपको डैमेजेस हुए ही होंगे। इसको कहते हैं एक्शनेबल पर से, डैमेजेस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और सिलेंडर में सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ये छूट मिले कि आप ना प्रूफ करो डैमेजेस, हम मान लेंगे कि आपके डैमेजेस हुए ही होंगे, ऐसे समझ लो। अब डेफेमेशन में कुछ डिफेंसेस हैं जिनको लेकर अपनी डेफेमेशन की लायबिलिटी से डिफेंडेंट बच सकता है। सबसे पहला डिफेंस, पब्लिकेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। आपने किसी सच्ची बात को लोगों की भलाई के लिए पब्लिश किया है, मतलब लोगों तक पहुंचाया है, लोगों के भले के लिए ही, और वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अगर आपने ऐसा किया है और सामने वाला कह रहा है नहीं मेरा डिफेमेशन हो गया, तो आप ये डिफेंस लेकर बच सकते हो। दूसरा डिफेंस है इम्पार्शियल एंड जस्ट क्रिटिसिज्म, जिसको हम फेयर कमेंट भी कह देते हैं, कि हमने गुड फेथ में एक फेयर कमेंट ही दिया है, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, गुड फेथ में किया है, पब्लिक वेलफेयर में किया है, पार्शियलिटी के साथ क्रिटिसिज्म नहीं किया है। तो अगर इस तरह का आप क्रिटिसिज्म करते हो किसी का, तो आप ये डिफेंस ले सकते हो और डेफेमेशन की लायबिलिटी से बच सकते हो कि मेरा इम्पार्शियल और जस्ट क्रिटिसिज्म था, मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी। अब इसमें तीसरा डिफेंस है प्रिविलेज। प्रिविलेज दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट एक क्वालिफाइड। जो एब्सोल्यूट प्रिविलेज होगा उसमें आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, वो 100% आपका डिफेंस है। उसमें क्या क्या शामिल है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, आपने देखा होगा वहाँ पे एमपीज वगैरह एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं, तो उनको प्रिविलेज है। वो माना जाता है कि वो हम लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको ऐसी ऐसी बातें क्रिटिसिज्म एक दूसरे का करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है। जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा, ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आता है। दूसरा जो प्रिविलेज है वो है क्वालिफाइड प्रिविलेज। उसमें फिर वही बात आ जाती है कि आपने विदाउट मैलाइस, मतलब आपकी मैलिशियस इंटेंशन नहीं थी, गलत इंटेंशन नहीं थी, आपने लोगों की सेफ्टी और उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए ऐसा किया, ये क्वालिफाइड प्रिविलेज में आ जाता है। तो यही हमारे डिफेंसेस हैं। इन डिफेंसेस से अपनी डेफेमेशन की लायबिलिटी से डिफेंडेंट बच सकता है। अगर आप इन डिफेंसेस में फॉल कर रहे हो तो आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो, डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से बच सकता है डेफेमेशन की। ये जो पूरा टॉपिक है डेफेमेशन का, मेनली लिबल एंड स्लेंडर हाईलाइट करूँ तो लिबल और स्लेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़्यादातर आ ही जाते हैं। अब टॉपिक है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। कोई भी टोट कमिट करेगा तो उसकी लायबिलिटी तो बनेगी बनेगी, वो भी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अब अगर रेमेडी लेने जाएंगे तो उससे ही लेंगे जिसने टोट कमिट किया है। कैसे लेंगे, उसको लाइबल ठहराएंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई टोट कमिट करेगा तो वो कहाँ तक लाइबल होगा। ये तो हमें पता है कि लाइबल होगा वो अपने टोट के लिए जो उसने टोट कमिट किया, पर किस हद तक होगा, क्योंकि देखने में आता है कभी कभी एक काम के अनेकों नुकसान हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, एक पेडेस्ट्रियन है, उसको पीछे से साइकिल वाला हिट कर देता है और उसकी पॉकेट में बॉम्ब होता है। तो जब वो आगे जाकर गिरता है तो वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि साथ वाली बिल्डिंग पर भी कितना ही नुकसान हो जाता है, उसके साथ वाली बिल्डिंग पर भी हो जाता है।
आसपास चल रहे लोगों को भी हो जाता है। अब वो साइकिलिस्ट ने तो गलती से पेडेस्ट्रियन को हिट किया था, पर वो हिट करते ही कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। उसको तो पता ही नहीं था कि उसके पास बॉम्ब भी हो सकता है। कौन सोचेगा कि एक पेडेस्ट्रियन जो जा रहा है पैदल, जो सड़क पे चल रहा है, उसकी पॉकेट में बॉम्ब भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर किसी को लाइबल ठहराया जाए, यहाँ पर उसकी गलती तो है कि उससे हिट हो गया, वो लाइबल है, पर किस हद तक लाइबल है, किस किस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो लाइबल है। तो इस टॉपिक में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो कहीं पर एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है ना कि कहाँ तक लाइबिलिटी होगी पर्सन की। तो आगे आगे देखा जाने लगा कि पर्सन की वहां तक लाइबिलिटी होनी चाहिए जो ज्यादा रिमोट ना हो, मतलब ज्यादा दूर का कॉन्सिक्वेंस ना हो, प्रोक्सिमेट हो, नियर हो। तो एक केस हुआ स्कॉट वर्सेस शेफर्ड। इसको स्क्विब केस भी कहा जाता है। इसमें एक पर्सन लाइटेड स्क्विब को एक पर्सन के ऊपर फेंक देता है, वो पर्सन अगले पर्सन के ऊपर, वो अगले पर्सन के ऊपर, और वो भी अपने आप को बचाने के लिए अगले पर्सन के ऊपर, और लास्ट में जाकर एक पर्सन के ऊपर वो ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें वो अपनी आई को लॉस्ट कर देता है। तो यहाँ पर इस केस में उस पर्सन को लाइबल ठहराया जाता है। इस एक्ट को प्रोक्सीमेट कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये टू रिमोट नहीं है, ये ज़्यादा दूर का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अगर कोई लाइटेड स्क्विब फेंकेगा तो उसको तो पता ही है, फटेगा ही फटेगा। इसीलिए इस केस में उसको लाइबल ठहराया गया, उसके कॉन्सिक्वेंस को प्रोक्सीमेट में रखा गया कि ये ज़्यादा दूर का कॉन्सिक्वेंस नहीं था। पर आगे चलकर फिर भी ये प्रॉब्लम बनी रही कि कौन डिसाइड करेगा कौन सा कॉन्सिक्वेंस दूर का है, कौन सा पास का है। तो पोलोक कहते हैं कि सबसे अच्छा टेस्ट तो रीजनेबल फोरसाइट का है, कि अगर रीजनेबल मैन सोच सकता हो कि इस मेरे एक्ट से ये नुकसान होगा ही होगा किसी को, वो होना चाहिए प्रोक्सीमेट। जो रीजनेबल मैन की फोरसाइट से दूर है उसको टू रिमोट मानना चाहिए, और उसके लिए उसको लाइबल नहीं ठहराना चाहिए। पोलोक इस चीज को सपोर्ट करते थे। फिर यहाँ पर एक फेमस केस आता है जिसको रीपोलिमस केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन रेंट पर शिप लेता है, वहां से वो पेट्रोल जैसे ऑयल लेके जाता है, और वो बीच में लीक होने लग जाता है, और उसके किसी वर्कर की नेग्लिजेंस से एक प्लैंक उस लीकेज वाले ऑयल में गिर जाता है, और वो पूरी शिप जल जाती है। अब जिसने रेंट पर ली थी वो इस केस में कहता है कि प्लैंक गिरने से ये थोड़ी ना सोचा जा सकता है कि हाँ इससे पूरी शिप ही जल जाएगी, वहां पर लीकेज हुआ होगा। कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, पूरी शिप ही जल जाएगी। प्लैंक गिरने से अब शिप थोड़ी ना जल सकती है। अब ये रीजनेबल मैन तो सोच ही नहीं सकता इतना। रीजनेबल प्रूडेंट मैन की सोच से ही दूर है ये चीजें। तो यहाँ पर फाइनली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पर रीजनेबल फोरसाइट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टनेस देखी जाएगी कि अगर आपका एक्ट जिस चीज से नुकसान हुआ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो आपसे ही किया हुआ नुकसान माना जाएगा, तो वो आपके ही द्वारा किया हुआ नुकसान माना जाएगा। रीपोलिमस केस में टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को अपहेल्ड किया गया। जो नुकसान हुआ है आपके एक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो आप लाइबल ही ठहराए जाओगे। तो इस केस से टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को जगह मिली, इसलिए केस बहुत फेमस है। और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को हटा दिया गया, जो कोर्ट्स पहले फॉलो करना शुरू कर चुकी थी। फिर 40 इयर्स के बाद एक और केस आया, वैगन माउंट केस। इसको इसी नाम से जाना जाता है। इस केस में भी एक शिप जा रही होती है और उसमें से ऑयल लीक होकर 600 फीट दूर पहुंच जाता है। वहां पर एक पर्सन का वार्फ होता है जहां पर वो वेल्डिंग ऑपरेशंस करता है। वहां से आग लग जाती है बहुत ज्यादा, और उसको बहुत ज्यादा डैमेजेस हो जाते हैं। तो इस केस में दोबारा से रीजनेबल फोरसाइट को अपहेल्ड किया गया। उसी रीजनेबल फोरसाइट को दोबारा से अपनाया गया कि यही टेस्ट सही है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस सही नहीं है। और यहाँ पर जिनसे वो ऑयल नीचे पानी में गिरा था उनको लाइबल नहीं ठहराया गया। कहा गया कि 600 फीट दूर चला जाएगा ऑयल पानी में गिरकर, ऐसा एक रीजनेबल मैन नहीं सोच सकता है। और वहां पर कोई वेल्डिंग का वर्क हो रहा होगा और उससे बहुत ज्यादा आग लग जाएगी। तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अगर यहाँ पर अप्लाई होता तो उसको लाइबल ठहराया जाता, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था। यहाँ पर रीजनेबल फोरसाइट को अपनाया गया दोबारा से, ये कहकर कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस सही नहीं है, इससे तो हमारे हर काम से कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, तो हम उसके लिए लाइबल हो जाएंगे। इसीलिए यही प्रिंसिपल ठीक है रीजनेबल फोरसाइट का।
तो वैगन माउंट केस इसीलिए फेमस है कि यहाँ से रीजनेबल फोरसाइट को फिर से अपनी जगह मिली और वही आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए हर जगह हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, रीजनेबल मैन, रीजनेबल फोरसाइट का प्रिंसिपल, कि जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं रीजनेबल मैन फोरसीन कर सकता था कि नहीं कर सकता था। और यहाँ पर कोर्ट ये नहीं देखती कि डिफेंडेंट देख सकता था या नहीं, कोर्ट डिसाइड करती है अगर इस डिफेंडेंट की जगह जिससे कोई फॉल्ट हुआ है, जिससे टोर्ट कमिट हुआ है, आम इंसान हो, रीजनेबल प्रूडेंट मैन हो, क्या उसकी रीजनेबिलिटी के दायरे में ये चीज आती, ऐसे डिसाइड होता है, केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स। तो ये है सारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का टॉपिक, शुरुआत से लेके एंड तक ये सारा आप अपने आंसर में मेंशन करोगे। ये पूरी जर्नी है कैसे वैगन माउंट केस तक हम पहुंचे, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में ये सारा इंक्लूड करना है। अब टॉपिक है रेमेडीज। लॉ ऑफ टोर्ट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्लीट करने के बाद और जनरली देखें तो लॉ ऑफ टोर्ट्स को मेजरली कंप्लीट करने के बाद हमारा टॉपिक आता है रेमेडीज का। हमने ये देख लिया टोर्ट क्या होता है, कैसे कैसे टोर्ट एक्ट होते हैं, डिफेंसेस क्या होते हैं, कितने कॉन्सिक्वेंसेस तक किसी को लायबल ठहराया जाएगा। फिर आखिर में हमारे पास आता है रेमेडीज, कि हमें रेमेडीज क्या क्या मिल सकती हैं। अब यही इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है कि सब कुछ देखने के बाद ये तो पता लगे कि रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है। जिसने हमारे खिलाफ टोर्टियस एक्ट किया है, टोर्ट कमिट किया है, हमें उसके लिए क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी। रेमेडीज क्या होता है, जो आपको नुकसान हुआ उसकी भरपाई, मतलब जो डैमेजेस हुए वो आपको डैमेजेस मिलने भी तो चाहिए ना। टोर्ट लो तो इसी के ऊपर बेस्ड है, उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ पर आपका राइट होगा और वो अगर किसी ने छीना तो आपको रेमेडी मिलेगी मिलेगी, जहाँ पर राइट होगा और उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी होगी होगी। ये पता लग गया रेमेडीज क्या होता है। अब और अच्छे से समझने के लिए आगे रेमेडीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जुडिशियल, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियली आप क्या क्या रेमेडीज ले सकते हो, कोर्ट के थ्रू आप कौन कौन सी ये रेमेडीज ले सकते हो। जिसने आपके खिलाफ टोर्ट कमिट किया है उससे कोर्ट के द्वारा क्या रेमेडीज ले सकते हो। सबसे पहला है नॉमिनल डैमेजेस, जहां पर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज तो हुआ है पर आपको कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और उसने टोर्ट तो कमिट किया ही है, तो इसीलिए उसको लाइबल ठहराया जाता है नॉमिनल डैमेजेस के लिए। नॉमिनल मतलब थोड़े बहुत आपको डैमेजेस दे दिए जाते हैं। इससे ये भी बात सिक्योर हो जाती है कि जिस पर्सन ने टोर्ट कमिट किया है उसको हमने लाइबल भी ठहराया। जैसे एशबे वर्सेस वाइट का केस था, उसका लीगल राइट था वोट डालना, उसको वोट डालने से रोक लिया गया, हालांकि उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ वोट ना डालने से, उसका कैंडिडेट तो जीत भी गया। ये ऑब्जर्व किया गया कि इसको नुकसान तो वैसे कुछ नहीं हुआ पर इसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया। जस्टिस को इंश्योर करने के लिए उसको लाइबल ठहराया गया नॉमिनल डैमेजेस के लिए, कि चाहे नुकसान उसको नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आपको अब छोड़ देंगे, आपको लाइबल नहीं ठहराएंगे, लाइबल ठहराया गया। फिर इसके बाद आता है कॉन्टेम्प्टुअस डैमेजेस। नॉमिनल में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कंटेम्प्टुअस में आपको थोड़ा थोड़ा नुकसान जब हो जाए तो नॉमिनल से ज्यादा डैमेजेस कंटेम्प्टुअस में दिए जाते हैं। ये वाले डैमेजेस को आप एज अ लैडर समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। कंटेम्प्टुअस में नॉमिनल से ज्यादा मिलते हैं, क्यों? सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है। यहाँ पर वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें कोर्ट सोचे कि नॉमिनल से ज्यादा देने चाहिए पर फुली कंपनसेट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो तो कंटेम्प्टुअस दिए जाते हैं, मतलब पूरा कंपनसेट नहीं किया गया पर नॉमिनल से ज्यादा किया है। तीसरा है कंपनसेटरी डैमेजेस, इसमें जितनी हार्म हो उतना कंपनसेट कर दिया जाता है, मतलब जितना नुकसान हो उतनी भरपाई कर दी जाती है। अब फोर्थ है एग्रावेटेड, कंपनसेटरी से ज्यादा। ये वो सिचुएशंस होती हैं जनरली जहां पर प्लेंटिव्स की फीलिंग्स भी हर्ट हो जाए, तो उसको जितना नुकसान हो तो जितनी उसकी भरपाई करनी चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, तो ये एग्रावेटेड आ गया। अब फिफ्थ रेमेडी है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये वो सिचुएशंस में दिया जाता है जहां पर कोर्ट को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़े कि ये टोर्ट एक्ट ना हो, सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो इसमें ज्यादा डैमेजेस दिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी एग्जाम्पलरी है। जैसे भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए भीम सिंह को एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिले थे। अब सिक्स्थ है प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस, इनको प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचर डैमेजेस भी कहा जाता है। ये वो सिचुएशंस में दिया जाता है जहां पर कोर्ट को लगे फ्यूचर को देखते हुए डैमेजेस देने चाहिए। एक केस से समझो, वाई एस कुमार वर्सेस कुलदीप सिंह। इसमें एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होता है, उसको एक मोटरसाइकिल हिट कर देता है,
तो उसको काफ़ी फिजिकल इंजरीज आ जाती हैं एंकल पर, जिससे उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो कोर्ट ने इस केस में उसको 12 ईयर्स का कैलकुलेट करके 7200 दिलवाई। 12 ईयर्स की इकट्ठी ही कैलकुलेट करके कि उसकी नॉर्मल लाइफ खराब हो गई, तो 12 ईयर्स तक काउंट करके कैलकुलेट करके उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर डैमेजेस मिले। इन डैमेजेस को फ्यूचर या प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस कहा जाता है। तो आगे जुडिशियल रेमेडीज में इंजंक्शंस आती हैं। इंजंक्शंस को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपको टेम्पोरेरी और परपेचुअल इंजंक्शन समझनी है और प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी। इंजंक्शंस होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझो कि जब कोई कोर्ट ऑर्डर दे किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, जिसको आप कर रहे हो उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप कोई काम कीजिए, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ये वाला काम कर रहे हो ये मत करो, कोई काम करवाना या कोई काम आपसे करना रुकवा देना, उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। सबसे पहले समझो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। एज द नेम सुजेस्ट्स, ये आपको काम करने से रोकती है। मान लो आप न्यूसेंस कर रहे हो या ट्रेसपास कर रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगी? आपको वो करने से रोकेगी, वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन पास करेगी, तब उसको हम प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहते हैं। दूसरी मैंडेटरी इंजंक्शन, यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप कोई काम करिए। कोई आपने वॉल बनवा लिया, तो वो जब तोड़ने के लिए कहा तो आपको कुछ करने के लिए कहा, ये मैंडेटरी इंजंक्शन हो गई। अब टेम्पोरेरी और परपेचुअल इंजंक्शन, ये दोनों वैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइंड है। यहाँ पर आप सिंपल वर्ड्स में समझो, टेम्पोरेरी इंजंक्शन वो होती है जो टेम्पोरेरी टाइम पीरियड के लिए दी जाए। मतलब कोर्ट ने कहा है इस टाइम पीरियड तक मैं इशू कर रही हूँ, या ये कहकर दे दी कि जब तक मैं अगला ऑर्डर ना पास करूँ तब तक ये इंजंक्शन चलेगी। जैसे मान लो केस चल रहा है, तो केस के बीच में कहीं दे दी इंजंक्शन कि जब तक पूरा केस ना खत्म हो तब तक ये इंजंक्शन चलेगी, ये टेम्पोरेरी इंजंक्शन हो गई। अब परपेचुअल, ये फाइनल ऑर्डर पे दी जाती है। मान लो टेम्पोरेरी इंजंक्शन दी हुई थी जब केस पेंडिंग चल रहा था, जब केस खत्म हुआ तब उसको परपेचुअल कर दिया, मतलब ये फाइनल ऑर्डर पे दी जाती है परपेचुअल इंजंक्शन। ये थी हमारी जुडिशियल रेमेडीज। अब कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आती हैं, मतलब जो आउट ऑफ कोर्ट हो, जैसे सेल्फ हेल्प। कोई ट्रेसपासर आया, आपने उसको अपनी ही मदद से बाहर कर दिया, आपको आपकी लैंड से बाहर कर दिया था, आपने री एंट्री कर ली अपनी लैंड पर। मतलब आउट ऑफ कोर्ट जो जो आप खुद करने के लिए लायक हो लॉफुली, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। ये था हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर रेमेडीज का टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट हो गया है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का, और जनरली भी कहूँ तो मेजर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी लगे कोई टॉपिक आपको जानना है अलग से, तो कमेंट्स में मुझे बताओ, नहीं तो ऑलमोस्ट हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट हो गया है। मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा दिया। अब आप भी बताना कि आपको कैसा लगा।